में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अधिगम के बारे में। अधिगम के अंतर्गत हम अधिगम का अर्थ एवं परिभाषाएं, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम सोपानिक प्रक्रिया, अधिगम के नियम, अधिगम के प्रकार, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम वक्रता, अधिगम निर्योग्यता, अधिगम पटार एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम का अर्थ एवं परिभाषाएं। अधिगम का अर्थ एवं परिभाषाएं। अधिगम के अर्थ की बात करें तो अधिगम के दो प्रकार के अर्थ होता है। एक होता है अधिगम का संक्षिप्त अर्थ और एक है अधिगम का व्यापक अर्थ। अधिगम का व्यापक अर्थ यानी अधिगम के दो अर्थ निकलते हैं। एक होता है अधिगम का संक्षिप्त अर्थ और दूसरा होता है अधिगम का व्यापक अर्थ। अधिगम को अंग्रेजी भाषा में लर्निंग कहते हैं और लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। ये सीखना इस अधिगम का संक्षिप्त अर्थ माना जाता है। दूसरा है अधिगम का व्यापक अर्थ। तो अधिगम का व्यापक अर्थ होता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अपेक्षित का मतलब है हम बालकों से अपेक्षा करते हैं और अपेक्षा करके उनके व्यवहार में क्या कर देते हैं, किसी न किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कर देते हैं। कि एक कक्ष की बात करें तो एक कक्षा में कम से कम 50 विद्यार्थी होते हैं। इन 50 विद्यार्थियों से हम बराबर अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इन 50 में हमें प्रतिभाशाली भी मिलेंगे, इन 50 में सामान्य बुद्धि भी मिलेंगे और इनमें मंदबुद्धि या फिर पिछड़े बालक भी होते हैं। हम तीनों प्रकार के बालकों से बराबर अपेक्षा नहीं रख सकते। प्रतिभाशाली, सामान्य और मंदबुद्धि जो बालक है और उनकी जितनी बुद्धि लब्धि है, सीखने का उनका जितना स्तर है, उन सीखने के स्तर के अनुसार उनके व्यवहार में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन कर देते हैं या फिर उन बालकों को सिखा देते हैं। तो वो सीखना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। एक बालक के व्यवहार में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, ये परिवर्तन अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा एवं प्रशिक्षण के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि एक बालक के व्यवहार में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा एवं प्रशिक्षण के द्वारा आसानी के साथ में किया जा सकता है। बालक के व्यवहार में अभ्यास के द्वारा किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना है तो अलग अलग विषय वस्तु को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि एक ही विषय वस्तु है और एक ही विषय वस्तु का 20 बार अध्ययन कर दिया, यानी एक ही विषय वस्तु का बार बार क्या किया गया, अभ्यास किया गया, और अभ्यास करने के कारण जो अधिगम होता है, सीखना होता है, वो एकदम से स्थायी हो जाता है। जब बालक स्थायी रूप से सीख जाता है तो उसके व्यवहार में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो जाता है। तो एक विषय वस्तु का बार बार अभ्यास करवाकर बालक को आसानी के साथ में सिखाया जा सकता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अलावा अनुभव के आधार पर भी एक बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि छोटा बालक और छोटे जो बालक होते हैं वो हमेशा अनुभव के आधार पर ही सीखते हैं। जब बालक प्रारंभ में सीखना शुरू करता है और शुरू करने के कारण वो जब किसी गर्म वस्तु को छू लेता है और गर्म वस्तु को छूने के बाद में उसका हाथ जल जाता है,
वह वस्तु ठंडी होने के बाद में यदि वापस उस बालक के सामने प्रस्तुत की जाएगी तो बालक उस वस्तु को बिल्कुल भी नहीं छुएगा, क्योंकि उसने अनुभव के आधार पर यह सीखा है कि ये विषय वस्तु कैसी थी। ये वस्तु एकदम से गर्म थी और गर्म को छूने से मेरा हाथ जल गया था। एक बार एक और छोटा बालक होता है और वो खेलते खेलते खेल में गिर जाता है, उसके शरीर पर कोई चोट वगैरह लग जाती है। चोट लगने के बाद में उसका पिताजी उसको स्कूटी पर बिठाकर बाहर डॉक्टर के पास में लेकर जाते हैं। जब उस बालक को स्कूटी पर बिठाया जाता है और घर से बाहर निकाला जाता है, घर से बाहर निकलते ही बालक प्रकृति का आनंद लेता है और अपना आधा दुख तो वहीं पर भूले जाता है। लेकिन जब उसको डॉक्टर के पास में लेकर जाते हैं और उसका प्राथमिक उपचार करवाया जाता है, मरहम पट्टी वगैरह करवाई जाती है और अंत में क्या करता है कि डॉक्टर उस बालक को एक इंजेक्शन लगा देता है और इंजेक्शन लगाने के बाद में बालक जोर से रोता है और चिल्लाता है और वापस घर आ जाता है। दूसरे दिन जब वो वापस स्कूटी स्टार्ट करते हैं और उस बालक को जब बैठाने के लिए उस स्कूटी की तरफ लेकर जाते हैं तो बालक जोर से रोता है और वो दूर भाग जाता है, क्योंकि उसने अनुभव के आधार पर यह सीखा है कि जब मेरे को इस स्कूटी पर बैठाएंगे और बाहर लेकर जाएंगे तो सीधे मेरे को डॉक्टर के पास में लेकर जाएंगे और वहां पर जाते ही क्या करेगा, वो डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। तो इस आधार पर, अनुभव के आधार पर भी एक बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, उसको सिखाया जा सकता है और किसी न किसी प्रकार का परीक्षण यानी प्रशिक्षण उस बालक को देकर प्रशिक्षण के आधार पर भी एक बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। इससे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के आधार पर अर्थ ये निकल के आता है कि जो अधिगम है, ये अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। ये मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत बालक क्या करता है, बालक परिपक्वता की ओर, बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ, बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ, साथ ही अपने अनुभवों का लाभ उठाता हुआ, अनुभवों का लाभ उठाता हुआ अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। और जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है तब पता लगता है कि उसने कुछ न कुछ सीख लिया है और ये सीखना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। दूसरी ओर बात करें तो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है और मानसिक प्रक्रिया होने के साथ ये किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलती है। ये किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलती है। लेकिन जीवन पर्यंत चलने के बाद भी इस अधिगम की एक ही शर्त है और वो शर्त यह है कि नवीन व्यवहार, कौन सा व्यवहार, नवीन व्यवहार, और नवीन व्यवहार और जो पूर्व व्यवहार है बालक का, यानी बालक ने पहले जितने अनुभव प्राप्त किए हैं, नवीन व्यवहार और पूर्व व्यवहार दोनों में क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए। पूर्व व्यवहार और नवीन व्यवहार में किसी प्रकार का अंतर आता है तब हमें इस बात का पता लगता है कि बालक कुछ न कुछ सीख रहा है और उसने सीख लिया है। जैसा कि एक बालक इस बार 9th क्लास में है और 9th क्लास पढ़ने के बाद में वो नेक्स्ट 10th क्लास में हो जाता है और 10th के बाद में 11th क्लास में हो जाता है। इसका मतलब यही अवस्था निकल के आ रही है कि बालक का जो पूर्व व्यवहार था, इस पूर्व व्यवहार और नवीन व्यवहार, इन दोनों में अंतर आ रहा है और बालक क्या करता है, सीख रहा है और परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ, अपने अनुभवों का लाभ उठाता हुआ अपने व्यवहार में क्या कर रहा है, परिवर्तन। 9th पास करने के बाद में यदि वो 10th क्लास में हुआ है तो उसने कुछ न कुछ सीखा है और सीखने के कारण वो कौन सी क्लास में हो गया है, 10th क्लास में, यानी उसके व्यवहार में क्या आया है, परिवर्तन आया है और वह स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। दोस्तों एक बार फिर से बात करते हैं। अधिगम का संक्षिप्त अर्थ होता है सीखना
और अधिगम का जो व्यापक अर्थ होता है वो होता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यानी बालक के एक कक्षा में 50 विद्यार्थी होते हैं और 50 विद्यार्थियों में प्रतिभाशाली भी होते हैं, सामान्य बुद्धि भी होते हैं, मंद बुद्धि या फिर पिछड़े बालक भी होते हैं। इन बालकों से बराबर अपेक्षा नहीं रख सकते, जितना इनका लेवल है उनके अनुसार हम अपेक्षा रखते हैं और अपेक्षा रख कर इनके व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाता है तो परिवर्तन होते ही पता चलता है कि उस बालक ने सीख लिया है। और सीखना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। एक बालक के व्यवहार में जो अपेक्षित स्थायी परिवर्तन है वो अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा एक बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। एक विषय वस्तु का बार बार अभ्यास करके बालक को सिखाया जा सकता है, किसी विषय वस्तु का अनुभव देकर बालक को सिखाया जा सकता है और प्रशिक्षण के आधार पर भी एक बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। इस आधार पर देखें तो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है और मानसिक प्रक्रिया में बालक परिपक्व होता जाता है, यानी आगे बढ़ता जाता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता रहता है और अपने अनुभव, अपने जीवन में जितने प्रकार के अनुभव उसने प्राप्त किए उन अनुभवों का लाभ उठाता हुआ अपने व्यवहार में क्या कर लेता है? परिवर्तन कर लेता है। और ये परिवर्तन होते ही पता चलता है कि बालक ने सीख लिया है। और सीखना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। दूसरी बात करें तो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है और मानसिक प्रक्रिया होने के साथ में बालक जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी कि बालक जन्म लेता है तब वो सीखने लग जाता है और जब तक अंतिम श्वास नहीं ले लेता तब तक वो सीखता ही रहता है। सीखने के संबंध में जो पिछली फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम थे उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि अधिगम किया जा सकता है, अधिगम कक्षा में किया जा सकता है, अधिगम विद्यालय में किया जा सकता है या फिर विद्यालय के बाहर भी अधिगम किया जा सकता है। तो कक्षा के अंतर्गत, विद्यालय के अंतर्गत और विद्यालय के बाहर भी आसानी के साथ में सीखा जा सकता है। शिक्षण की बात करेंगे हम तो शिक्षण में वी स्मिथ ने एक परिभाषा दी थी कि जहां पर अधिगम होता है वहां पर शिक्षण अवश्य होता है, लेकिन जहां पर शिक्षण होता है वहां पर अधिगम अवश्य होता है, लेकिन जहां पर अधिगम होता है वहां पर भी शिक्षण भी हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। तो कक्षा, विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर भी आसानी से बालक को सिखाया जा सकता है। विद्यालय के बाहर भी बालक सीखता रहता है, इसका मतलब वो अधिगम कर रहा होता है। तो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलती रहती है, लेकिन जीवन पर्यंत चलने के साथ में अधिगम की एक शर्त मानी जाती है। वो शर्त ये है कि पूर्व व्यवहार और नवीन व्यवहार दोनों में क्या आना चाहिए? अंतर आना चाहिए। बालक इस बार 9th क्लास में और 9th को पास करके वो 10th क्लास में हो गया, इसका मतलब उसके पूर्व व्यवहार और नवीन व्यवहार में क्या आया? अंतर आया। और अंतर आते ही हमें पता चला है कि बालक ने क्या कर लिया है? सीख लिया है। और सीखना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब हम बात करते हैं अधिगम की परिभाषाओं की। परिभाषाओं में हम बात करेंगे वुडवर्थ, वुडवर्थ के अलावा क्रो एंड करो, इसके अलावा गिलफर्ड, गिलफर्ड, गिलफर्ड के अलावा बीएफ स्किनर, इसके अलावा गेट्स, मन, हिलगार्ड और अंडरवुड, हिलगार्ड और अंडरवुड। दोस्तों परिभाषाओं में हम उन्हीं परिभाषाओं की बात करेंगे जो पहले के एग्जाम में बार बार पूछी गई है और पूछे जाने की उनकी ज्यादा से ज्यादा संभावना रहती है।
परिभाषाओं की बात करें तो परिभाषाओं में सबसे पहले परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। वुडवर्थ कहता है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया या योग्यता को अधिगम कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। वुडवर्थ कहता है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया या फिर योग्यता होती है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। कि बालक के पास में पूर्व ज्ञान होता है, बालक के पास में पूर्व ज्ञान होता है और उस पूर्व ज्ञान के आधार पर बालक किसी नए ज्ञान को सीखता है या फिर पूर्व व्यवहार के आधार पर कोई नवीन प्रतिक्रिया प्राप्त करने की जो प्रक्रिया फिर योग्यता रखता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बालक के पास में जो पूर्व ज्ञान होता है और पूर्व ज्ञान में बालक नया ज्ञान और जोड़ता रहता है, इसका मतलब वो कुछ न कुछ सीख रहा है या फिर वो अधिगम कर रहा है। करो एंड करो की बात करें तो करो एंड करो कहता है कि ज्ञान आदतों एवं अभिवर्तियों का, ज्ञान आदतों एवं अभिवर्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। अर्जन का अर्थ होता है प्राप्त करना। कि बालक के पास में पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर यदि वो नए ज्ञान की प्राप्ति करता है। आदतों की बात करें तो आदतें, सारी आदतें एकदम से अर्जित ही होती है और ये वातावरण से पूरी तरह से ग्रहण की जाती है। यहाँ पर बालक यदि अच्छी आदतों का निर्माण कर रहा है, किन आदतों का? अच्छी आदतों का निर्माण कर रहा है, बालक अच्छी आदतों को सीख रहा है और सीखने के बाद में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा है। अभिवर्ती की बात करें तो इस अभिवर्ती को मनोवर्ती भी कहते हैं। अभिवर्ती को क्या कहते हैं? मनोवर्ती कहते हैं। और एक शब्द में बात करें तो इसको एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड की बात करें तो ये एटीट्यूड शब्द है, ये लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? ये लैटिन भाषा के एब्टस से बना है। एटीट्यूड शब्द है, ये लैटिन भाषा के एब्टस से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नजरिया या फिर दृष्टिकोण। जिसका अर्थ होता है नजरिया या फिर दृष्टिकोण। यानी बालक के सामने कोई भी विषय वस्तु होती है और उस विषय वस्तु को सीखने के लिए बालक का किस प्रकार का नजरिया है और किस प्रकार का दृष्टिकोण है या फिर किस प्रकार की अभिवर्ती है। और मनोवर्ती, मन प्लस वर्ती के योग से बना है, यानी मन का वर्ती होता है स्वभाव। तो ग्रहण करो कहता है कि ज्ञान आदतों एवं अभिवर्तियों का अर्जन करना, यानी ज्ञान आदतों एवं अभिवर्तियों को जो प्राप्त करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। गिलफर्ड की बात करें तो गिलफर्ड कहता है कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार में आया परिवर्तन या व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति के पास में अच्छा व्यवहार है और अच्छे व्यवहार के माध्यम से वो सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार में भी किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन कर देता है। तो परिवर्तन करते ही उस बालक ने कुछ न कुछ सीख लिया है और सीखना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन या फिर व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, यानी अच्छे व्यवहार के कारण सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। इसका मतलब उस व्यक्ति ने भी क्या कर लिया है? कुछ न कुछ सीख लिया है। स्किनर की बात करें तो स्किनर कहता है कि सीखना
व्यवहार में उत्तरोत्तर सीखना, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य है, अर्थात प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को, व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। स्किनर की परिभाषा की बात करें तो स्किनर की परिभाषा एक से अधिक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। वैसे तो सारी परिभाषाएं किसी न किसी एग्जाम में तो पूछी गई है, लेकिन स्किनर की परिभाषा को एक से अधिक बार फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है। ये कहता है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर, उत्तर प्लस उत्तर यानी बाद में, फिर बाद में सामंजस्य यानी अधिगम के माध्यम से बालक क्या करता है, सीख लेता है और सीखने के बाद में अपने व्यवहार में पूरी तरह से सामंजस्य का मतलब समायोजन कर लेता है। अर्थात प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को बालक सीखता जाता है और अपने व्यवहार में प्रगति करता जाता है और प्रगति करते हुए अपने जो व्यवहार है उस व्यवहार को एकदम व्यवस्थित कर लेता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो स्किनर कहता है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य अर्थात प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। गेट्स कहता है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार में आया परिवर्तन। दोस्तों इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि अनुभव के आधार पर और प्रशिक्षण के आधार पर भी एक बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सकता है, जिसका उल्लेख किसने किया, गेट्स ने किया। तो गेट्स कहता है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा एक बालक के व्यवहार में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन आता है। इसका मतलब उस बालक ने क्या कर लिया है, सीख लिया है और सीखना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। मन की बात करें तो मन कहता है कि सीखना, सीखना व्यवहार में, सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या फिर रूपांतरण है। ये कहता है कि सीखना एक बालक अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा और अनुभव के द्वारा सीख लेता है। इसका मतलब अधिगम के द्वारा जो परिवर्तन होता है वो एकदम से स्थायी परिवर्तन होता है। तो मन इस बात का उल्लेख करता है कि सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या फिर रूपांतरण यानी रूप परिवर्तन है। एक बालक के व्यवहार में पूरी तरह से परिवर्तन किया जा सकता है। हिलगार्ड की बात करें तो हिलगार्ड कहता है कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई क्रिया, जिसमें कोई क्रिया आरंभ होती है। हिलगार्ड इस बात को स्वीकार करता है कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है या फिर ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई क्रिया आरंभ होती है और आरंभ होने के बाद में उसका सामना किया जाता है, यानी सामना की गई परिस्थितियों के अनुसार उसमें किसी न किसी प्रकार का बदलाव या फिर परिवर्तन कर दिया जाता है। मन कहता है कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई क्रिया आरंभ होती है, यानी हम किसी भी कार्य को करना शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद में उसमें किसी न किसी प्रकार की कठिनाई, समस्या या बाधा आती है। हम उन कठिनाइयों का सामना करते हैं और जो हमारे सामने परिस्थितियां आती है उन परिस्थितियों के अनुरूप उसको परिवर्तित कर दी जाती है, यानी पूरी तरह से बदल दी जाती है। एक बालक के व्यवहार में परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद भी यदि परिवर्तन कर दिया जाता है, इसका मतलब बालक ने क्या किया, सीखा है। और सीखना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अंडरवुड की बात करें तो अंडरवुड कहता है कि नवीन व्यवहार को प्राप्त करना,
नवीन व्यवहार को प्राप्त करना तथा पूर्व व्यवहार को आगे बढ़ाना। नवीन व्यवहार को प्राप्त करना तथा पूर्व व्यवहार को आगे बढ़ाना ही क्या है, अधिगम है। यानी बालक नवीन व्यवहार को सीख रहा है, और नवीन व्यवहार को सीख रहा है तो उसका पूर्व व्यवहार है, पूर्व ज्ञान है, वो तो अपने आप ही क्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये कह रहा है कि नवीन व्यवहार को प्राप्त करना एवं पूर्व व्यवहार को आगे बढ़ाना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। दोस्तों एक बार अधिगम की परिभाषाओं के बारे में हम फिर से बातें करते हैं। वुडवर्थ कहता है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया या फिर योग्यता को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बालक के पास में पूर्व ज्ञान या फिर पूर्व व्यवहार होता है, उस पूर्व ज्ञान में बालक नया ज्ञान या फिर नई प्रतिक्रिया को प्राप्त करता है, इसका मतलब वो अधिगम कर रहा है। करंट करो कहता है कि ज्ञान आदतों एवं अभिवृत्तियों को अर्जन करना, ज्ञान अच्छी आदतों का निर्माण करना और विषय वस्तु के प्रति अच्छा दृष्टिकोण विकसित करके उसको प्राप्त करने की योग्यता को भी क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। गिलफर्ड कहता है कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन या फिर व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यानी एक व्यक्ति का व्यवहार वास्तव में अच्छा, उसके पास में विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान है और अच्छे ज्ञान के माध्यम से वो सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन कर देता है, इसका मतलब उसने भी क्या किया है, सीख लिया है। बीएफ स्किनर कहता है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य है, यानी सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक आगे बढ़ता जाता है, सीखता जाता है और अपने व्यवहार को व्यवस्थित करता जाता है और अपने व्यवहार में पूरी तरह से समायोजन कर लेता है। अर्थात प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। गेट्स कहता है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम है। मन कहता है कि सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या फिर स्थायी रूपांतरण माना जाता है। जबकि हिलगार्ड कहता है कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई क्रिया आरंभ की जाती है और सामना की गई परिस्थिति के अनुसार उसको परिवर्तित कर दी जाती है या फिर बदल दी जाती है। अंडरवुड कहता है कि नवीन व्यवहार को प्राप्त करना एवं पूर्व व्यवहार को आगे बढ़ाना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं, विशेषताओं की बात करें तो ये सारे की सारे जो विशेषताएं हैं, जो हमने अधिगम का अर्थ पढ़ा है और इसके अलावा अधिगम की जो परिभाषाएं पढ़ी है, लगभग विशेषताएं इन्हीं में से निकल के आने वाली है। जैसे अधिगम की विशेषताओं की बात करें तो अधिगम में पहली विशेषता ये निकल के आती है कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी अधिगम एक व्यक्ति के दिमाग में चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात करें तो अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ये किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलती रहती है। लेकिन जीवन पर्यंत चलने के साथ में इसकी एक ही शर्त मानी जाती है कि पूर्व व्यवहार और नवीन व्यवहार दोनों में क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए। फिर बात करें तो अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि अधिगम का जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य एकदम से निर्देशित होता है, यानी व्यक्ति के सामने कोई लक्ष्य है तो वो क्या करेगा, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सीखेगा। यदि उसके सामने लक्ष्य नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। इसका मतलब अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम का जो लक्ष्य होता है वो बालक के सामने होता है, पहले से निर्देशित होता है। इसके अलावा हम बात करें तो अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया? अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी अधिगम करने की जो प्रक्रिया है सभी स्तर पर एकदम से अनुकूल रहती है और कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे वो सामान्य बुद्धि हो, अधिगम कर सकता है।
अधिगम की बात करें तो अधिगम एक व्यक्ति के विकास का सूचक है, यानी बालक सीखता जाता है और उसका विकास होता चला जाता है, तो अधिगम एक व्यक्ति के विकास का सूचक माना जाता है। इसके अलावा अधिगम का जो स्थानांतरण होता है, अधिगम का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण के बारे में हम आगे भी फिर वास्तव में पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर बात करें तो स्थानांतरण यानी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान बालक के दूसरे क्षेत्र में भी सहायता प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो इस अधिगम का स्थानांतरण भी होता है। अधिगम के द्वारा अपेक्षाकृत जो परिवर्तन होता है वो एकदम से स्थायी परिवर्तन होता है। तो अधिगम के द्वारा जो परिवर्तन होता है वो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम एक व्यक्ति के समायोजन में सहायक होता है। इसके अलावा बात करें तो अधिगम में समय लगता है, क्योंकि अधिगम समय साध्य होता है। अधिगम में समय लगता है क्योंकि इसका अधिगम का जो क्षेत्र होता है वो अधिगम का क्षेत्र एकदम से विस्तृत होता है, यानी अधिगम समय साध्य होता है, अधिगम में समय लगता है क्योंकि इस अधिगम का क्षेत्र होता है वो एकदम से विस्तृत होता है। अधिगम नवीन अनुभवों की प्राप्ति है। अधिगम नवीन अनुभवों की प्राप्ति है, नवीन अनुभवों की प्राप्ति है, क्योंकि जो सीखना होता है, बालक कुछ न कुछ सीखता है, वो सीखना बालक के अनुभवों का संगठन होता है। तो अधिगम नवीन अनुभवों की प्राप्ति है क्योंकि सीखना अनुभवों का संगठन होता है। और इसके अलावा अभ्यास, अनुभव एवं प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुभव एवं प्रशिक्षण पर अधिगम आधारित होता है, यानी एक बालक के व्यवहार में अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा भी पूरी तरह से परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो ये अधिगम है, ये अधिगम वातावरण की क्रियाशीलता की उपज मानी जाती है। यानी बालक अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करता है, प्रकृति के नियमों में हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। अधिगम होता है ये लगभग कहाँ से प्राप्त किया जाता है, वातावरण से प्राप्त किया जाता है। बालक वातावरण में किसी न किसी प्रकार की क्रिया करता है और क्रिया करके वो कुछ न कुछ सीख लेता है। तो अधिगम वातावरण की क्रियाशीलता की उपज मानी जाती है। दोस्तों एक बार फिर से बात करते हैं, अधिगम की विशेषताओं के बारे में बात करें। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके साथ में अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या होता है, बालक के सामने होता है। जब लक्ष्य सामने होता है तो बालक उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ सीखता रहता है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसके साथ में अधिगम एक बालक के विकास का सूचक माना जाता है। अधिगम का स्थानांतरण होता है और अधिगम अपेक्षाकृत कैसा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है। एक बालक के समायोजन में अधिगम पूरी तरह से सहायता करता है। अधिगम में समय लगता है क्योंकि अधिगम का जो क्षेत्र होता है वो एकदम से विस्तृत होता है। अधिगम वातावरण की क्रियाशीलता की उपज मानी जाती है कि बालक वातावरण में क्रिया करके अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन। अधिगम के प्रकार या पक्ष की बात करें तो अधिगम के मुख्य रूप से 3 प्रकार का माना जाता है। अधिगम मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना जाता है, 3 प्रकार का माना जाता है, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है
भावात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, और तीसरा है क्रियात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम। कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग, और कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग। अधिगम के प्रकार या पक्ष, अधिगम मुख्य रूप से 3 प्रकार का माना जाता है, जिसमें एक है ज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है भावात्मक अधिगम, और तीसरा है क्रियात्मक अधिगम। यानी कॉग्निटिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग और कॉग्निटिव लर्निंग के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञानात्मक अधिगम। इस ज्ञानात्मक अधिगम की बात करें तो इस ज्ञानात्मक अधिगम का जो संबंध होता है, ये ज्ञानात्मक जो अधिगम होता है, ये बालक के बौद्धिक विकास, ये बालक के बौद्धिक विकास तथा ज्ञान प्राप्त करने की, ज्ञान प्राप्त करने की समस्त क्रियाओं पर, ज्ञान प्राप्त करने की समस्त क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है, ज्ञान प्राप्त करने की समस्त क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है। यानी पहला है ज्ञानात्मक अधिगम। इस ज्ञानात्मक अधिगम का संबंध बात करें तो ये ज्ञानात्मक अधिगम है, ये बालक के बौद्धिक विकास, यानी ये बालक की बुद्धि पर आधारित होता है। जिस बालक में जितनी अधिक बुद्धि होती है वो उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो इसका संबंध है वो बालक के बौद्धिक विकास तथा ज्ञान प्राप्त है। बालक देखकर, सुनकर, स्पर्श करके या फिर चिंतन मनन, तर्क वितर्क, कल्पना करके या फिर जो पूर्व ज्ञान है उसका नवीन ज्ञान के साथ में संबंध स्थापित करके जो सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती है, वो समस्त क्रियाओं पर, ज्ञान प्राप्त करने की समस्त क्रियाएं होती है, उन पर प्रयुक्त होता है। ये जो ज्ञान प्राप्त करने की जो क्रियाएं होती है, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की मानी जाती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की, यानी ज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत बालक 3 प्रकार से सीखता है। उनमें सबसे पहले बात करें तो पहला है प्रत्यक्षात्मक सीखना, प्रत्यक्षात्मक सीखना, परसेप्चुअल लर्निंग। दूसरा है संप्रत्यात्मक सीखना, संप्रत्यात्मक सीखना, कंसेप्चुअल लर्निंग। और तीसरा है साचर्यात्मक सीखना, साचर्यात्मक सीखना, लर्निंग विथ एसोसिएशन। ठीक है। अधिगम के मुख्य रूप से 3 प्रकार या 3 पक्ष होते हैं, जिसमें पहला होता है ज्ञानात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक अधिगम का संबंध बालक के बौद्धिक विकास से होता है तथा ज्ञान प्राप्त करने की जो समस्त क्रियाएं होती है, इन पर प्रयुक्त होता है। ये ज्ञान प्राप्त करने की जो क्रियाएं होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है प्रत्यक्षात्मक सीखना, परसेप्चुअल लर्निंग। दूसरा होता है संप्रत्यात्मक सीखना, कंसेप्चुअल लर्निंग। और तीसरा होता है साचर्यात्मक सीखना, यानी लर्निंग विद एसोसिएशन। बालक 3 प्रकार से इसके अंतर्गत सीखता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्षात्मक सीखना। प्रत्यक्षात्मक सीखने के अंतर्गत बालक जब किसी मूर्त, मूर्त का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, मूर्त का अर्थ होता है प्रत्यक्ष। जब बालक किसी मूर्त विषय वस्तु को, बालक मूर्त विषय वस्तु को देखकर, सुनकर या फिर स्पर्श करके सीखता है,
बालक किसी मूर्त, मूर्त का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने। जब बालक किसी मूर्त यानी प्रत्यक्ष, जो विषय वस्तु हमारी आंखों के सामने होती है, प्रत्येक विषय वस्तु को, प्रत्यक्ष विषय वस्तु को देखकर, सुनकर या फिर स्पर्श करके सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। कि जब बालक मूर्त यानी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने, कोई भी विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु को बालक देखकर, सुनकर या फिर स्पर्श करके सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। प्रत्यक्षात्मक सीखने के लिए आवश्यकता किसकी होती है? प्रत्यक्षात्मक सीखने के लिए सबसे पहले उद्दीपक का उपस्थित होना। उद्दीपक का उपस्थित होना। उद्दीपक उपस्थित होने के बाद उद्दीपक द्वारा ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करना। उद्दीपक द्वारा ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करना। उसके बाद में ज्ञानेंद्रियों द्वारा उद्दीपक को मस्तिष्क तक पहुंचाना। फिर मस्तिष्क में उद्दीपक के प्रति संवेदना उत्पन्न होना। संवेदना उत्पन्न होना। उसके बाद में संवेदना का अर्थ जुड़ना, और अर्थ जुड़ने के बाद में क्या करना? प्रत्यक्षीकरण करना। ज्ञानात्मक अधिगम मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है प्रत्यक्षात्मक सीखना, परसेप्चुअल लर्निंग। इसके अंतर्गत बालक क्या करता है? बालक कोई मूर्त विषय वस्तु होती है, प्रत्यक्ष विषय वस्तु होती है, आंखों के सामने जो विषय वस्तु होती है, उसको देखकर, सुनकर या फिर स्पर्श करके सीखता है, तो उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। प्रत्यक्षात्मक सीखना के लिए आवश्यकता यानी सबसे पहले उद्दीपक उपस्थित हो। उद्दीपक जो विषय वस्तु होती है, बालक किसी भी विषय वस्तु को सीख रहा है, वो विषय वस्तु बालक के लिए क्या होती है? उद्दीपक ही होती है। तो उद्दीपक का उपस्थित होना, मूर्त विषय वस्तु है, देखकर, सुनकर या फिर स्पर्श करके सीख रहे, तो उद्दीपक कहां पर होना चाहिए? उस बालक के बिल्कुल सामने होना चाहिए। जैसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत में आगे पढ़ेंगे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अल्बर्ट बांडुरा ने क्या किया था? गुड़िया और जीवित जोकर पर प्रयोग किया था। गुड़िया और जीवित जोकर पर प्रयोग किया था। बालक सर्वाधिक कब सीखेंगे? कि जो उद्दीपक बालकों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, वो उद्दीपक कैसा होना चाहिए? एकदम से आकर्षक और रोचक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आकर्षक और रोचक होना चाहिए। सबसे पहले अल्बर्ट बांडुरा ने क्या किया था? कि गुड़िया और जीवित जोकर को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया। बालक जब देखकर, सुनकर और स्पर्श करके सीखते हैं, तो उद्दीपक कहां पर होना चाहिए? बालकों के सामने होना चाहिए। उन्होंने, अल्बर्ट बांडुरा ने क्या किया? इस जीवित जोकर और गुड़िया को ले जाकर बालकों के सामने जोकर को खड़ा कर दिया और गुड़िया को रख दिया। ये जो गुड़िया थी, ये इलेक्ट्रॉनिक गुड़िया थी। कैसे थी? इलेक्ट्रॉनिक गुड़िया। उद्दीपक द्वारा ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करना। फिर क्या किया था? कि इस गुड़िया इलेक्ट्रॉनिक थी। जीवित जोकर, जोकर ने क्या किया? इस गुड़िया को एक तरफ से लात मारी। लात मारने के तुरंत बाद में ये गिरती है और गिरकर ये तुरंत वापस खड़ी हो जाती है। जब लात मारने पर गुड़िया गिरी और वापस खड़ी हो गई, तो उद्दीपक द्वारा ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करना। इस विषय वस्तु ने क्या किया? बालकों की जो ज्ञानेंद्रिया थी, उन ज्ञानेंद्रियों को पूरी तरह से प्रभावित किया कि ये जो जीवित जोकर है, इस गुड़िया को लात मारता है और लात मारने के बाद में ये वापस क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है।
ज्ञानेंद्र द्वारा उद्दीपक को मस्तिष्क तक पहुंचाना। अब क्या किया कि बालक इस बात को पूरी तरह से सीख गए और जो ज्ञानेंद्रिय थे उन्होंने इस उद्दीपक को मस्तिष्क में बालकों के दिमाग में पहुंचा दिया कि जब भी जीवित जोकर इस गुड़िया को लात मारता है, लात मारने के तुरंत बाद में ये खड़ी हो जाती है। मस्तिष्क में उद्दीपक के प्रति संवेदना उत्पन्न होता। संवेदना के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आत्म संपर्क की अवधारणा, सेल्फ कंसेप्ट, विलियम जेम्स की जो आत्म संपर्क की अवधारणा है वहां पर इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि संवेदना किसे कहते हैं। जैसे एक छोटा बालक होता है और छोटा बालक है किसी तेज आवाज को सुनता है तो तेज आवाज को सुनने के बाद में वो रोने लग जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है या फिर वो डरने लग जाता है। वो उस बालक का प्रारंभ अनुभव होता है, उस प्रारंभ अनुभव को संवेदना कहते हैं और इस संवेदना का पूर्व ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ पर बालक को पहली बार सिखाया जा रहा है और ऐसी विषय वस्तु बालकों के सामने पहली बार ही प्रस्तुत करिए जिनके बारे में बालकों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, तो वो भी क्या होती है, बालकों के लिए संवेदना ही होती है। तो मस्तिष्क में उद्दीपक के प्रति संवेदना का उत्पन्न होना। अब बालकों के मन में इस प्रकार की संवेदना उत्पन्न होगी कि इस गुड़िया के साथ में जीवित जोकर नहीं होकर कौन होना चाहिए, वो जो बालक है, छोटे छोटे बालक है, वो सारे बालक इस गुड़िया के साथ में होने चाहिए और वही सारे इनको लात मारते होने चाहिए। संवेदना का अर्थ जुड़ना। फिर क्या होता है कि संवेदना का मस्तिष्क के साथ में उस विषय वस्तु के साथ में अर्थ जुड़ जाता है। अब क्या हुआ, इसे जीवित जोकर को तो हटा दिया और इस गुड़िया को खेल मैदान में ले जाया गया। खेल मैदान में ले जाने के बाद में इस गुड़िया को खेल के मैदान में रख दिया। अब बालकों को वहां पर बताने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। बालकों ने जो देखा, सुना और जो स्पर्श किया था जोकर ने, उसी के आधार पर अब बालक खेल के मैदान में क्या करते हैं, एक बालक इधर से आता है, इस गुड़िया को लात मारता है और एक गुड़िया वापस खड़ी हो जाती है, दूसरा बालक इस दिशा से आता है और ऐसे बिना बताए क्या कर रहे हैं, उस गुड़िया के साथ में खेल रहे हैं। इसका मतलब संवेदना का क्या हो गया, अर्थ जुड़ गया और अर्थ जुड़ने से हमें पता चला कि बालकों ने क्या किया, इस विषय वस्तु का पूरी तरह से प्रत्यक्षीकरण कर लिया है। तो जब बालक किसी मूर्त विषय वस्तु को देखकर या फिर जो मूर्त वस्तु आंखों के सामने होती है उसको देखकर, सुनकर या फिर स्पर्श करके ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। और प्रत्यक्षात्मक सीखने के लिए उपस्थित उद्दीपक है वो उपस्थित होना चाहिए। उद्दीपक उपस्थित होगा तो उद्दीपक के प्रति जो उद्दीपक द्वारा जो ज्ञानेंद्रिय है वो पूरी तरह से प्रभावित करती है। यानी उद्दीपक कैसा होना चाहिए, आकर्षक और रोचक होना चाहिए। ये जो गुड़िया और जीवित जो करता, ये जो उद्दीपक था एकदम से आकर्षक था और आकर्षक होने के कारण बालकों के मस्तिष्क को, ज्ञानेंद्रिय को क्या किया, इसने प्रभावित किया। ज्ञानेंद्रिय द्वारा उद्दीपक को मस्तिष्क तक पहुंचाना, जो क्रिया विधि हुई उसको मस्तिष्क तक पहुंचाई और पहुंचाने के बाद में उद्दीपक के प्रति बालकों के जो मस्तिष्क में संवेदना उत्पन्न हुई। संवेदना उत्पन्न होते ही बालकों ने देखा, सुना और स्पर्श किया, वो सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया और ज्ञान ग्रहण करने के बाद में संवेदना का अर्थ जुड़ गया कि अब बालकों को बताने की आवश्यकता नहीं है। इस गुड़िया को ग्राउंड में, खेल के मैदान में रखा गया और बालकों ने जो देखा, सुना, स्पर्श किया वो क्रिया वहां पर करने लगे। इसका मतलब है बालकों को प्रत्यक्षात्मक सिखाने के लिए वहां पर बालकों ने क्या किया, प्रत्यक्षीकरण किया। तो सर्वप्रथम ज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत बालक किस आधार पर सीखते हैं, प्रत्यक्षात्मक सीखते हैं। दूसरा है संप्रत्यात्मक सीखना। सबसे पहले हम बात करते हैं संप्रत्य किसे कहते हैं। संप्रत्य किसे कहते हैं, संप्रत्य की बात करो, संप्रत्य का अर्थ होता है समझना, जानना और पहचानना। समझना, जानना और पहचानना। जब बालकों ने प्रत्यक्षीकरण किया, यहाँ पर प्रत्यक्षात्मक सीखा, इसका मतलब ये जो बालकों का कैसा था, ये प्रारंभिक अनुभव था। क्या था, प्रारंभिक अनुभव था। या फिर ये जो देखकर, सुनकर और स्पर्श करके सीखा, ये ज्ञान कैसा था, ये साधारण ज्ञान था। कैसा ज्ञान था, साधारण ज्ञान था। जब बालक साधारण ज्ञान या प्रारंभिक अनुभव प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त करने के बाद में बालक तर्क वितर्क करके, क्या करके, तर्क वितर्क करके, साथ में चिंतन मनन करके,
या फिर कल्पना करके सीखता है, कल्पना करके सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं, संप्रत्यात्मक सीखना कहते हैं। कि सबसे पहले केवल और केवल संवेदनाएं उत्पन्न होती है। क्या होती है? संवेदना उत्पन्न होती है। संवेदना उत्पन्न होने के बाद बालक के मन में बहुत सारे विचार उठने लगते हैं और विचारों के माध्यम से बालक क्या करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है। और प्रत्यक्षीकरण किसको जन्म देते हैं? ये संप्रत्यय को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? संप्रत्यय को जन्म देते हैं। जब बालक प्रारंभिक अनुभव या साधारण ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, प्रारंभिक अनुभव और साधारण ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वो तर्क वितर्क करके, चिंतन मनन करके और कल्पना करके किसी विषय वस्तु को समझने लगता है, जानने लगता है और पहचानने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? संप्रत्यात्मक सीखना कहते हैं। ऐसे संप्रत्यात्मक सीखने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। कैसे होती है? कि एक जो बालक है और उस बालक के सामने विभिन्न विषय वस्तु, उस बालक के सामने विभिन्न विषय वस्तु, बालक के सामने विभिन्न विषय वस्तु, एक नहीं एक से अधिक जो विषय वस्तु है, वो एक से अधिक विषय वस्तु बालक के सामने प्रस्तुत कर दी जाती है। तो सर्वप्रथम बालक उन विभिन्न विषय वस्तुओं को देखता है, यानी सबसे पहले क्या करता है? उन विषय वस्तुओं का केवल और केवल प्रत्यक्षीकरण करता है। प्रत्यक्षीकरण करने के बाद में विभिन्न विषय वस्तुओं के गुणों का विश्लेषण करना, विभिन्न विषय वस्तु के गुणों का विश्लेषण करना। जब विश्लेषण कर लेना है तो विभिन्न विषय वस्तु के गुणों की आपस में तुलना करना, और जब तुलना कर ली जाती है तो गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर संप्रत्यय निर्माण करना, गुणों के आधार पर क्या करना? संप्रत्यय निर्माण करना। संप्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है समझना, जानना और पहचानना। जब बालक प्रारंभिक अनुभव या साधारण ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, उसके बाद में तर्क वितर्क करके, चिंतन मनन करके और कल्पना करके किसी विषय वस्तु को समझता है, उसको जानने लग जाता है और उसको पहचानने लग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? संप्रत्यात्मक सीखना कहते हैं। संप्रत्यात्मक सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आवश्यकता किसकी? प्रत्यक्षीकरण की होती है। जैसे बालकों के सामने विभिन्न विषय वस्तु, जैसे एक पेन, एक मार्कर, एक कच्ची पेंसिल या फिर एक चौक, ये विभिन्न प्रकार की जो विषय वस्तु थी, ये विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु एक बालक के सामने प्रस्तुत कर दी। प्रस्तुत करने के बाद में बालक क्या करता है कि इन विभिन्न विषय वस्तुओं को सबसे पहले देखता है, यानी सबसे पहले इनका प्रत्यक्षीकरण करता है। प्रत्यक्षीकरण करने के बाद में इनके गुणों का विश्लेषण करता है कि ये है क्या चीज, ये मार्कर है, ये पेंसिल है, ये कच्ची पेंसिल है और ये क्या है? ये चौक है। इन विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु का क्या करता है? विश्लेषण करता है। और विश्लेषण कर लिया, अब विश्लेषण करने के बाद में इनकी आपस में तुलना करता है कि ये मार्कर है, इस मार्कर को केवल श्यामपट्ट पर चलाया जा सकता है, ये पेंसिल है, इसको कॉपी पर भी चलाया जा सकता है, ये कच्ची पेंसिल है, इसको कॉपी पर भी चलाया जा सकता है, लेकिन ये चौक है, इसको किस पर चलाया जाता है? इसको लकड़ी के श्यामपट्ट या फिर जो स्लेट होती है उस स्लेट पर ही चलाया जाता है। इस आधार पर बालक ने क्या की? उन विभिन्न विषय वस्तु की आपस में तुलना की और तुलना कर उनके गुणों थे, गुणों के आधार पर बालक जानने लग गया, पहचानने लग गया और समझने लग गया कि ये जो मार्कर होता है ये बोर्ड पे चलाया जाता है, ये पेंसिल और कच्ची पेंसिल होती है ये कॉपी पर चलाई जाती है, और ये जो चौक होती है ये स्लेट या जो लकड़ी का जो श्यामपट्ट बना होता है उस पर चलाई जाती है। तो बालक के संप्रत्यात्मक सीखने के लिए सबसे पहले विषय वस्तु का, विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु जब बालक के सामने होती है तो उनका सबसे पहले क्या करता है? प्रत्यक्षीकरण करता है। प्रत्यक्षीकरण करने के बाद में उनके गुण का विश्लेषण करता है, फिर गुणों की तुलना करता है, तुलना करने के बाद में उसमें संप्रत्यय का निर्माण होने लगता है। फिर बालक जानने लग जाता है, समझने लग जाता है और पहचानने लग जाता है। इस प्रकार से समझकर, जानकर, पहचान करके, तर्क वितर्क करके, चिंतन मनन करके और कल्पना करके यदि बालक सीखता है तो उसे संप्रत्यात्मक सीखना कहते हैं।
तीसरा है साहचर्यात्मक सीखना यानी लर्निंग विथ एसोसिएशन। साहचर्य का अर्थ होता है संबंध स्थापित करना। साहचर्य का अर्थ क्या होता है? संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना। ये संबंध बालक किसके साथ में स्थापित करेगा? जो बालक ने प्रत्यक्षीकरण करके सीखा है। यानी जब शेषवावस्था और बाल्यावस्था की बात करें तो शेषवावस्था और बाल्यावस्था में बालक सर्वाधिक किस आधार पर सीखते हैं? प्रत्यक्षीकरण के आधार पर ही सीखते हैं। कौन सी अवस्था में? शैशव अवस्था और शैशव के साथ में बाल्यावस्था। इसके अलावा बालक चिंतन मनन करके तर्क वितर्क करके समस्या का समाधान कौन सी अवस्था में करता है? ये बालक किशोरावस्था में करता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। तो शैशवावस्था में बालक, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक सर्वाधिक किससे सीखते हैं? प्रत्यक्षात्मक यानी प्रत्यक्ष मूर्त जो विषय वस्तु होती है उसके आधार पर सीखते हैं। और किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक सोचने समझने लग जाता है, उसमें अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। तब वह तर्क वितर्क करके चिंतन मनन करके और कल्पना के आधार पर सीखता है। तो किशोरावस्था में सर्वाधिक किस आधार पर सीखा जाता है? संप्रत्यात्मक सीखा जाता है। तीसरा साहचर्यात्मक सीखना। साहचर्यात्मक का अर्थ होता है संबंध स्थापित है। यहाँ पर बालक ने प्रत्यक्षात्मक और संप्रत्यात्मक जो सीखा है, ये बालक का कौन सा ज्ञान हो गया? ये बालक का पूर्व ज्ञान या फिर पूर्व अनुभव हो गया। ठीक है, प्रत्यक्षात्मक सीखा है और संप्रत्यात्मक सीखा है। जब बालक पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव के आधार पर किसी नवीन तथ्य या फिर किसी नवीन विषय वस्तु को सीखता है, यानी पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान के साथ में क्या करता है? बालक संबंध स्थापित करता है। क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। और संबंध स्थापित करके पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर संबंध स्थापित करके वो किसी नवीन विषय वस्तु को सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं? साहचर्यात्मक सीखना कहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति मंदिर जाता है और मंदिर जाकर हमेशा शीश अपना सिर झुकाता है। एक व्यक्ति मंदिर जाकर हमेशा वो सिर झुकाता है, लेकिन जब वह व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर जाता है और उसके सामने या फिर वो किसी मंदिर के सामने से गुजरता है, तो उसका सिर उस मंदिर के सामने अपने आप झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? कि पूर्व ज्ञान और पूर्व जो अनुभव था, उस अनुभव का नवीन तथ्य और नवीन विषय वस्तु के साथ में क्या हो गया है? संबंध स्थापित हो गया है। कि एक बालक रोज मंदिर जाता है, वहां पर सिर झुकाता है, वो किसी दूसरे स्थान पर जाता है और किसी मंदिर के सामने से गुजरता है, तो उसका सर वो अपने आप झुक जाता है। अर्थात बालक पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसी नवीन तथ्य को सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं? साहचर्यात्मक सीखना कहते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं। अधिगम के मुख्य रूप से 3 पक्ष होते हैं, जिसमें पहला होता है ज्ञानात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक अधिगम का संबंध बालक के बौद्धिक विकास और ज्ञान प्राप्त करने के समस्त क्रियाओं पर होता है। ये क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्रत्यक्षात्मक सीखना, दूसरी होती है संप्रत्यात्मक सीखना और तीसरी होती है साहचर्यात्मक सीखना। जब बालक किसी विषय वस्तु को देखकर, सुनकर और स्पर्श करके सीखता है, तो प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। जब पूर्व अनुभव और ज्ञान प्राप्त कर लेता है, साधारण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में कल्पना करके तर्क वितर्क करके चिंतन मनन करके सीखता है, तो क्या कहते हैं? उसको संप्रत्यात्मक सीखना कहते हैं। जब बालक पूर्व व्यवहार और पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान के साथ में संबंध स्थापित करके किसी नवीन तथ्य और विषय वस्तु को सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं? साहचर्यात्मक सीखना कहते हैं। दूसरा था भावात्मक अधिगम। भावात्मक अधिगम, अफेक्टिव लर्निंग। भावात्मक अधिगम होता है। इस भावात्मक अधिगम का जो संबंध होता है, किसका? भावात्मक अधिगम का जो संबंध होता है, ये बालक की कोमल भावनाओं से होता है। भावात्मक अधिगम का संबंध, यानी भावात्मक अधिगम का संबंध न तो ज्ञान प्राप्ति से होता है, न ही उससे बालक के कौशल विकास यानी क्रियात्मक अधिगम से होता है। भावात्मक अधिगम का संबंध ज्ञान प्राप्ति से भी नहीं होता है और क्रियात्मक अधिगम से भी नहीं होता है, यानी कौशल पक्ष से भी नहीं होता है।
भावात्मक अधिगम का संबंध होता है ये बालक की कोमल भावनाओं से होता है, अर्थात बालक के किसी सुंदर रंग या फिर जो लुभावने रंग या फिर किसी प्राकृतिक दृश्य को देखकर आनंद की प्राप्ति करता है तो उसे क्या कहते हैं, भावात्मक अधिगम यानी भावात्मक सीखना कहते हैं। भावात्मक अधिगम का संबंध होता है न तो बालक के ज्ञान प्राप्त से होता है और न ही उसके क्रियात्मक पक्ष अर्थात कौशलात्मक पक्ष से होता है। इस भावात्मक अधिगम का संबंध किससे होता है, इसका संबंध बालक की कोमल भावनाओं से होता है, अर्थात बालक किसी सुंदर रंग, लुभावने रंग या फिर प्राकृतिक दृश्य को देखकर आनंद की प्राप्ति करता है और सीखता है तो वहां पर बालक की कोमल भावनाएं काम करती है तो उसे भावात्मक सीखना कहते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल को देखकर गाड़ी को रोकना है। ट्रैफिक सिग्नल है और ट्रैफिक सिग्नल की जो रेड बत्ती होती है, लाल लाइट होती है, उस रेड बत्ती को देखकर कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी को रोक लेता है। इसका मतलब वहां पर क्या काम करिए, वहां पर बालक का ज्ञान और कौशल पक्ष बिल्कुल भी काम नहीं करे, वहां पर क्या काम करिए, वहां पर बालक की केवल और केवल कोमल भावनाएं वही काम कर रही है। तो भावात्मक अधिगम का संबंध बालक की कोमल भावनाओं से होता है जिसमें बालक किसी सुंदर रंग, लुभावने रंग और प्राकृतिक दृश्य को देखकर आनंद की प्राप्ति करता है या फिर सीखता है तो उसे क्या कहते हैं, भावात्मक अधिगम कहते हैं। अर्थात ट्रैफिक सिग्नल को देखकर व्यक्ति द्वारा गाड़ी को रोकना और रोकना सीखना, उसको देखकर बालक गाड़ी को रोकना सीख जाता है। इसका मतलब यहाँ पर उसका भावात्मक अधिगम है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। तीसरा है क्रियात्मक अधिगम। कॉग्निटिव लर्निंग। इस क्रियात्मक अधिगम का संबंध है बालक के कौशल विकास से होता है, बालक के कौशल विकास से होता है। कौशल का अर्थ होता है कुशलता। कौशल का अर्थ क्या होता है, कुशलता। बालक के किसी भी विषय वस्तु, इस कौशल यानी क्रियात्मक अधिगम का संबंध बालक के कौशल विकास से होता है। इसके अंतर्गत क्या करता है, बालक स्वयं क्रिया करके किसी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है। क्रियात्मक अधिगम का संबंध बालक के कौशल विकास से होता है। कौशल का अर्थ होता है कुशलता। यहाँ पर बालक को कुछ बताया नहीं जाता है, यहाँ पर क्या करता है, बालक किसी भी विषय वस्तु को ज्ञान की प्राप्ति करता है तो स्वयं क्रिया करके यदि किसी ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। जैसे मानचित्र बनाना, चार्ट बनाना, समय सारणी बनाना, प्राप्त ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करना, तैरना, कार चलाना सीखना तथा नृत्य एवं संगीत भी सीखता है तो बालक क्या करता है, सबसे पहले स्वयं क्रिया करता है और स्वयं क्रिया करके बालक किसी विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। क्रियात्मक अधिगम का संबंध बालक के कौशल विकास से होता है जिसमें बालक स्वयं क्रिया करके किसी विषय वस्तु का अध्ययन करता है, उसके ज्ञान की प्राप्ति करता है। अर्थात मानचित्र बनाना, चार्ट बनाना, समय सारणी बनाना, प्राप्त ज्ञान, व्यक्ति ने जीवन में जितना ज्ञान प्राप्त किया उसका व्यवहारिक यानी खुद के जीवन में प्रयोग करना,
तैरना सीखना, कार चलाना सीखना, नृत्य तथा संगीत सीखना। यदि इन सब को सीखना चाहता है तो बालक को क्रिया किसको करनी पड़े? बालक स्वयं ही क्रिया करता है और स्वयं क्रिया करके उस विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं कि अधिगम के मुख्य रूप से 3 पक्ष होते हैं, जिसमें एक होता है ज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा होता है भावात्मक अधिगम और तीसरा होता है क्रियात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक अधिगम का संबंध होता है वो बालक के बौद्धिक विकास और ज्ञान प्राप्त करने की समस्त क्रियाओं पर होता है। ये क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक होती है प्रत्यक्षात्मक सीखना, संप्रत्यात्मक सीखना और तीसरी होती है साहचर्यात्मक सीखना। दूसरा होता है भावात्मक अधिगम। भावात्मक अधिगम का संबंध किससे होता है? ज्ञान में प्राप्ति से भी नहीं होता है और कौशल विकास से भी नहीं होता है। इसका संबंध बालक की कोमल भावनाओं से होता है। जब बालक किसी लुभावने रंग को, प्राकृतिक दृश्य को या फिर ट्रैफिक जो सिग्नल है उसको देखकर रुकना सीख जाता है, प्राकृतिक दृश्य को देखकर आनंद की प्राप्ति करने लग जाता है, तो उसे भावात्मक सीखना कहते हैं। क्रियात्मक अधिगम का संबंध बालक के कौशल विकास से है, जिसमें बालक स्वयं क्रिया करके किसी विषय वस्तु को सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक सीखना कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।